नमस्कार, मैं प्रोफेसर रामबख्श, भारतीय भाषा केंद्र, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली। आज हम समकालीन साहित्य चिंतन प्रश्न पत्र के अंतर्गत फ्रेडरिक जेम्सन की साहित्य संबंधी दृष्टि का अध्ययन करेंगे। इस इकाई के अध्ययन के उपरांत आप फ्रेडरिक जेम्सन की साहित्यिक अवधारणाओं से परिचित हो सकेंगे, आख्यान और इतिहास के द्वंद्वात्मक रिश्तों से परिचित हो सकेंगे, तीसरी दुनिया के देशों के आख्यान पर फ्रेडरिक जेम्सन के विचार जान सकेंगे और फ्रेडरिक जेम्सन ने अस्तित्ववाद से नव मार्क्सवाद की ओर किस तरह प्रस्थान किया, ये भी जान सकेंगे। फ्रेडरिक जेम्सन फ्रैंकफर्ट स्कूल के नववाम चिंतन धारा के बड़े आलोचकों में माने जाते हैं। इनका नाम टेरी एगल्टन और मिखाइल बाख्तिन के साथ लिया जाता है। इनका संबंध उत्तर संरचनावाद, उत्तर आधुनिकतावाद और नव मार्क्सवाद के साथ में लिया जाता है। नव मार्क्सवादी चिंतक चूंकि मार्क्सवाद से थोड़ा अलग राय रखते हैं, इसलिए जो परंपरागत मार्क्सवादी जो चिंतक हैं वो चिंतक नव मार्क्सवादियों के प्रति एक खास तरह का आलोचनात्मक रुख अपनाते हैं। लेकिन फ्रेडरिक जेम्सन की विशेषता यह है कि उन्होंने सारे अपने समय के जो बड़े चिंतक थे उन चिंतकों के साथ बहस में, बातचीत में, विचार में, संवाद में रहे और बाकी लोगों ने भी फ्रेडरिक जेम्सन को पढ़ना और उनका अध्ययन करना जरूरी समझा। इसलिए फ्रेडरिक जेम्सन हमारे हिसाब से एक महत्वपूर्ण आलोचक है और जिनका तीसरी दुनिया के जो आलोचक हैं उन आलोचना पर भी प्रभाव पड़ा और बाद के दिनों में उन्होंने ताइवान और चीन में जो उत्तर आधुनिकता की जो प्रक्रियाएं हैं उन प्रक्रियाओं पर भी उन्होंने काफ़ी काम किया। तो तीसरी दुनिया के ऊपर चूँकि उनकी दृष्टि रही है और तीसरी दुनिया के आलोचक भी उनको एक महत्वपूर्ण आलोचक मानते हैं, इसलिए फ्रेडरिक जेम्सन हिंदी के लिए भी, हमारे लिए भी एक महत्वपूर्ण चिंतक है। और चूँकि इनका संबंध मुख्यतः साहित्य से है और साहित्य के साथ साहित्य की पृष्ठभूमि में सारे जो सांस्कृतिक विमर्श है, सांस्कृतिक जो घटनाएं हैं और जो सांस्कृतिक वस्तुएं हैं, उन सभी सांस्कृतिक वस्तुओं पर चिंतन करते हैं। उन्होंने शुरुआत में अस्तित्ववादी चिंतक सार्त्र पर उन्होंने अपना शोध कार्य किया। आमतौर से जो अस्तित्ववादी चिंतक है वो मार्क्सवाद विरोधी माना जाता है, लेकिन इन्होंने एक नए ढंग से कि मार्क्सवादी दृष्टि से अस्तित्ववाद का भी अध्ययन किया जा सकता है और एक तरह से अपने समय की जो महत्वपूर्ण विचार प्रणालियाँ हैं उन विचार प्रणालियों के साथ आपसी द्वंद्व और संपर्क को समझने की कोशिश की। इसके अलावा उन्होंने संरचनावाद और रूसी रूपवाद पर भी अध्ययन किया और वहाँ पर भी बहुत सारी बातें कही और जिसमें उन्होंने कहा कि शुद्ध भाषा पर आधारित जो अध्ययन है वो भाषा का कारागार की तरह से है, साहित्य उसमें एक तरह से बंदी की तरह से हो जाता है और साहित्य की उससे मुक्ति पूरी तरह से नहीं हो सकती। इसलिए उन्होंने उन धारणाओं का भी खंडन किया, हालांकि पूरा अध्ययन बहस मुबाहिसा उनके साथ में हुआ। फ्रेडरिक जेम्सन मुख्यतः उत्तर आधुनिकता के जानकार और विद्वान हैं और उन्होंने इस संदर्भ में जो बातें कही, दो तीन बहुत महत्वपूर्ण बातें कही, उसमें से एक उन्होंने ये कहा कि आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता में थोड़ा सा फर्क है। हालांकि उत्तर आधुनिकता भी आधुनिकता का एक तरह से वो विकास ही मानते हैं। ये उन्होंने ये कहा कि जो शुरुआत है आधुनिकता की वो पूंजीवाद के समय में हुई। 17वीं शताब्दी से 1960 के बीच तक का जो समय है वो पूंजीवाद का और आधुनिकतावाद का समय है। इस समय आधुनिकतावादी प्रवृत्तियां शुरू हुई और बाद में जो 1960 के बाद में जो पूंजीवाद विकसित हुआ वो उत्तर आधुनिकता का समय है। तो एक मोटी जो बात उन्होंने कही कि एकाधिकार पूंजीवाद, जो पूंजीवाद विकसित हुआ और धीरे धीरे एकाधिकारवाद में चला गया, उस पूंजीवाद की जो सांस्कृतिक तर्क है वो आधुनिकतावाद है। लेकिन ये जो उत्तर आधुनिकता वाला जो पूंजीवाद है ये विलंबित पूंजीवाद उसका नाम देते हैं। ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों का पूंजीवाद है और इसने पूरी दुनिया के सोच, समझ और चिंतन को बदल दिया। और इस चिंतन के बारे में जेम्सन ने बहुत सारी नई बातें कही, जिसमें उन्होंने ये कहा कि आप किसी भी समाज को, एक पूरी मार्क्सवादी धारणा है
अगर आपको किसी भी समाज को समझना है तो सबसे पहले उसकी उत्पादन पद्धति को समझना पड़ेगा। और जब आप उत्पादन पद्धति समझते हैं तो उत्पादन पद्धति के कारण वो मनुष्य जो उत्पादन पद्धति में भाग लेता है और वो पद्धति को बदलता है, उस बदलने के क्रम में वो स्वयं भी बदलता है। और न केवल स्वयं बदलता है बल्कि उनके रिश्ते बदलते हैं, और न केवल रिश्ते बदलते हैं, उनकी संस्कृति भी बदलती है। रहने का तरीका बदल जाता है, खान पान का तरीका बदल जाता है, बातचीत का बदल जाता है, सामान का, चीज़ों के, सब चीज़ों में परिवर्तन हो जाता है। इसलिए जेमसन की मुख्य स्थापना यह है कि इस समय का जो उत्पादन पद्धति है, इस उत्पादन पद्धति का और इस समय की जो संस्कृति है, इसके बीच में एक बहुत ही गहरा रिश्ता है। और इस गहरे रिश्ते की पड़ताल फ्रेडरिक जेमसन ने की। 1950-60 के बाद जो उत्पादन के साधनों में या उत्पादन पद्धति में जो परिवर्तन हुआ, उसमें से 3 मुख्य बातों का जिक्र जेमसन करते हैं। जिसमें से पहली बात यह है कि बड़ी मात्रा में 60 के बाद बहुराष्ट्रीय कंपनियां बाजार में आई, और ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों का जो निगम बना, उसमें राष्ट्र की सीमा भी कमज़ोर होगी। और जब ये दुनिया के दूसरे देशों में विकसित हुई, तब वहाँ के जो स्थानीय पूंजीपति थे, वो इन पूंजीपति इन बहुराष्ट्रीय निगमों से जुड़ गए, और इस तरह संपूर्ण एक तरह की विश्व अर्थव्यवस्था बनी, जो बहुराष्ट्रीय निगमों की अर्थव्यवस्था है। जो पहला जो ताकत है, जो एकाधिकार पूंजीवाद के पास था, जिसे मोनोपोली कैपिटलिज्म कहते हैं, उसके पास था, वो वहाँ से बदल करके और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के पास में आ गया। जो पहली बात ये कहते हैं। दूसरी बात जेमसन ने यह कहा कि वो जो यूरोपीय ढंग का जो साम्राज्यवाद था, वो साम्राज्यवाद अब प्रासंगिक नहीं है। आप उसके भरोसे दुनिया पे शासन नहीं कर सकते, दुनिया का आर्थिक शोषण नहीं कर सकते। इसलिए बहुराष्ट्रीय निगमों ने नए ढंग के जो रिश्ते बनाए, उस रिश्ते के कारण अमेरिका एक तरह के सर्वशक्तिशाली रूप में दुनिया के सामने आया। और ये बहुराष्ट्रीय निगमों ने स्थानीय निगमों से मिलकर के और एक बड़ी कंपनियों का एक साम्राज्य का जाल खड़ा किया। और ये मुक्त अर्थव्यवस्था का जो बाजार है, वो बाजार आपको इसके बाद में शुरू हुआ। तीसरी बात ये हुई, तो बिजली से जो संचालित मशीनें थी, अब तक बहुत बड़ी बड़ी बिजली से संचालित जो मशीनें होती थी, उन मशीनों ने कंप्यूटर, मास मीडिया और सूचना प्रौद्योगिकी के लिए रास्ता साफ किया। वो चीज़ें आगे बढ़ी। और अब हुआ ये कि अब दुनिया में पहले तो ये होता था कि हमने ये नया उत्पादन किया है, ये नई चीज़ बनाई है और इसको हम बेचेंगे, वही कीमत होगी। तो उत्पादन के बजाय उन्होंने इमेजेज, चिन्ह, ग्राफ और सूचनाएं, शब्द, इनका निर्माण करना शुरू किया, और ये पलक झपकते ही इधर की उधर आ जाती। उसके बाद में पूरी दुनिया इस मास मीडिया जिसको वो कहते हैं वो, और कंप्यूटर और लर्निंग और जितनी चीज़ें आपके सामने आती है इलेक्ट्रॉनिक, उन सब से वो अधिक कीमती हो गई। तो ये जो उत्पाद है, उत्पादनों का चीज़ का रूप बदल गया। और इस तरह से ये 3 जो चीज़ें हैं, इसको जेमसन कहते हैं कि ये दुनिया का जो उत्तर आधुनिकता का जो विमर्श है, इस विमर्श में ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इन परिवर्तनों के कारण सांस्कृतिक क्षेत्रों में भी आधुनिकता और उत्तर आधुनिकता में बहुत एक फर्क स्थापित हुआ। आधुनिकता समग्रता में, संपूर्णता में और पूर्णता में विश्वास करती है, और उनको ये लगता है कि दुनिया एक समग्र रूप में हमारे सामने है। सारी चीज़ें, सब लोग एक ही तरह के भाव, एक ही तरह के विचार हमारे सामने आवे और सुगठित रूप में रहे। यदि वो समग्रता नहीं दिखाई देती है तो आधुनिक लोगों को कष्ट होता है, और एक तरह से कहना चाहिए वो याद करते रहते हैं जब समाज एक तरह का समग्रता यानी पूर्व पूंजीवादी युग को याद करके दुखी होते रहते हैं कि जब घर, परिवार, समाज, देश, दुनिया सब आपस में मिले जुले रहते थे, संयुक्त परिवार था, बड़ी अच्छी अच्छी बातें थी, उनको वो याद करते रहते हैं। लेकिन उत्तर आधुनिकता जब आई तो उत्तर आधुनिकता ने कहा कि समग्रता जो है गायब, समग्रता हमको नहीं चाहिए, हमको कोई चीज़ संपूर्णता में नहीं चाहिए, हमको कोई चीज़ पूर्णता में नहीं चाहिए, ये जो खंड खंड है ये ज़्यादा अच्छा। और इसलिए उन्होंने कहा कि ये अच्छा हुआ क्योंकि सारी दुनिया के सभी हिस्से अगर एक दूसरे से जुड़ जाएं, तब इसका मतलब उन्होंने कहा कि ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति अलग से अपना कोई काम करना चाहता है, कोई नई बात करना चाहता है, तो आप उसको करने ही नहीं दोगे। और इस तरह से ये जो समग्रता है, ये कहीं न कहीं जाकर के तानाशाही की तरफ जाती है।
और इस समय के जो नव वामपंथी जो बुद्धिजीवी थे और बाद में उत्तर आधुनिकतावादी जो चिंतक थे, वो द्वितीय विश्व युद्ध के भावनाओं से घिरी हुई थी। भय था हिटलर का, नाजीवाद का, जिसमें हिटलर ने जो कहा था कि सारी हम तो इतिहास की अनिवार्यता में जीते हैं और हमको जो है हमें ही संसार पर राज करना चाहिए, यही इतिहास की नियति है और हमें उसी के अनुसार काम करना चाहिए। और फिर ये हुआ कि जो हमारे साथ है वो तो सही है और जो हमारे साथ नहीं है वो पापी है, वो गलत है, वो दोषी है। तो जो आपकी असहमति के जो बिंदु है वो असहमति के बिंदु समाप्त हो जाते हैं और सारी चीज़ें सहमति परक हो जाती। जो मुख्य धारा है उस मुख्य धारा से सहमति होने के कारण जो हाशिए के बिंदु होते हैं, जो हाशिए की आवाज़ें होती है वो दब जाती। और इसलिए उत्तर आधुनिकता वालों ने कहा कि ये जो समग्रता है, ये जो संपूर्णता है, ये एकता है, ये राजनीति में तानाशाही की दिशा में बढ़ाती है। इसलिए ये बड़ा अच्छा हुआ कि ये समग्रता की धारणा खंडित हो गई और इसलिए कोई टुकड़ा अगर अलग से अपनी बात कहता है, कोई बहुलतावादी तरीके से बात कहता है तो सारी चीज़ें सही है, ये कहता है वो भी सही है, दूसरा भी अपने हिसाब से सही कहता होगा। तो ये सब मिलकर के कोरस जैसा जो बनता है वो उत्तर आधुनिकता के अंदर आता है। तो ये समन्विति की जो धारणा है, इस धारणा का ये जो उत्तर आधुनिकतावादी है ये वो करते हैं कि ये गलत है, मतलब उसका हम समर्थन नहीं करते। और इसलिए कहते हैं कि वो उन आवाज़ों पर प्रतिबंध लगा सकते हैं, तो उनकी आवाज़ भी तो सुनी जानी चाहिए। इस समग्रता की धारणा का जो रिश्ता है वो कहते हैं कि ये महागाथाओं से है। इसलिए महागाथाएं पूर्व पूंजीवाद में है, पूंजीवाद में भी बड़ी महागाथाएं लिखी जा सकती है, होनी चाहिए, उपन्यास जो है महाकाव्यात्मक है। लेकिन उत्तर आधुनिकता जो है ये महागाथाओं का विरोध करती है। ये जो पुरानी महागाथाएं हैं वो कहते हैं कि जो कुछ है वो सब इस महागाथा में, महाभारत में सब है, जो महाभारत में नहीं है कहीं है ही नहीं, तो जो बाहर रह गया उसका क्या होगा। इसलिए ये महागाथाओं का जो उत्तर आधुनिकतावादी चिंतक हैं वो कहते हैं नहीं, हमको महागाथा नहीं चाहिए, हमको छोटी छोटी थोड़ी बातें वो होनी चाहिए। और इसलिए वो स्वतंत्रता के समर्थन में रहते हैं। लेकिन जेम्सन कुछ अर्थों में इस समग्रता की धारणा को मानते हैं। वो कहते हैं नहीं, इतनी भी बिखराव नहीं होना चाहिए। और चूंकि वो मार्क्सवादी उनकी मान्यताएं थी तो कहते हैं मार्क्सवाद भी एक तरह का समग्रता में विश्वास करता है। और उत्तर आधुनिकतावादी तो ये मानते हैं कि भाई मार्क्सवाद का भी विखंडन हो चुका है और इसलिए उसके भरोसे अब किसी प्रकार से कोई बहुत परिवर्तन की गुंजाइश नहीं है। और इसलिए दुनिया की एक बड़ी समग्र तस्वीर हमको बनाने की कोशिश करनी चाहिए और जो हिस्सा हमको दिखाई नहीं देता उस हिस्से में कुछ थोड़ी सी अमूर्तता हो जाती तो उसकी हम कल्पना कर देते हैं और तब हम अपनी दुनिया को बेहतर दुनिया बना सकते हैं। तो अपनी जो दुनिया हमारी है उस दुनिया को बेहतर दुनिया बनाने के लिए सभी लोगों को आपस में सहयोग की भावना का रख करके और सब साथ मिलकर के काम करें। तो इस तरह की जो समग्रता है, इस समग्रता का उत्तर आधुनिक चिंतकों की तरह से फ्रेडरिक जेम्सन विरोध नहीं करते, लेकिन मुख्यतः जो उत्तर आधुनिकता वाला जो तर्क है उस तर्क से फ्रेडरिक जेम्सन सहमत है। जेम्सन ने कहा कि ये जो उत्तर आधुनिक काल है इसमें हम लोग ऐतिहासिक चेतना से, ऐतिहासिक दृष्टि से हम सोचना ही भूल गए। हम ये पता नहीं लग, जो इतिहास की चेतना है वो आधुनिकता में इतिहास की चेतना। और आधुनिकता वाले कहते हैं कि जो पुराना जो चिंतन है, जो मध्यकाल है, वो जो जब्दी हुई मनोवृत्ति जिसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, वो जो प्राचीन है उस प्राचीन से हम कुछ नया कर रहे हैं, कुछ आधुनिक कर रहे हैं। और आधुनिक का अर्थ है कि हम विकसित कर रहे हैं। तो एक तरह की ऐतिहासिक चेतना आधुनिकतावाद में पाई जाती है। उत्तर आधुनिकतावाद में ये ऐतिहासिक चेतना नहीं होती। हमको नहीं पता कि हम कैसे कैसे ऐसे बन गए। तो जब आपको इतिहास की चेतना नहीं होती तब आप वर्तमान की चेतना भी नहीं होती, और जब वर्तमान की चेतना नहीं होती तो हम भविष्य की भी चेतना हमारे नहीं होती। तो काल बोध उत्तर आधुनिकता में लगभग लुप्त हो गया है और इसलिए वो इतिहास पे हम कहीं भी नहीं जाते। इतिहास की चीज़ें जब उत्तर आधुनिकता में आती है तो इस तरह से आती है जैसे वो आज हुई। तो आज में और बीते हुए कल में कोई फर्क नहीं है। सब चीज़ें शाश्वत रूप से बदलती जा रही, परिवर्तित होती जा रही, अनिश्चित होती जा रही, इन्फिनिट है।
पता नहीं कहाँ से कहाँ तक पहुँचा। तो आज हम जैसे बन गए उसकी चेतना इसमें नहीं आती, और ये आता है कि हमारा जो वर्तमान है बस ये हमारा वर्तमान है और हम इसी के हिसाब से रहते हैं। इसलिए भविष्य का कोई अंदाज नहीं, अतीत की कोई जानकारी नहीं, हम शाश्वत वर्तमान में, शाश्वत आधुनिकता में, शाश्वत नवीनता में हम रहते हैं। और इसके कारण क्या हुआ कि महागाथाओं का लोप हो गया। महागाथाओं का लोप ही नहीं हुआ बल्कि विषय का लोप हो गया। किस विषय पर बात करो, विषय नहीं है, किसी पे भी बात करो एक ही बात होती, सारी बातें जो बिखरी हुई है वो कुल मिला करके एक बात होती, और किसी बात का कोई अर्थ नहीं हुआ, अर्थ का भी लोप हो गया। अब ये अर्थ का लोप है, इसके लिए उन्होंने ये उदाहरण दिया कि जो प्रतिनिधित्व है, यथार्थ का जो अंकन है वो किस तरह से होता है, कि जैसा जीवन है, जैसे हम प्लेटो और अरस्तु के ज़माने से देखते आ रहे हैं कि भाई एक अनुकरण होता है, एक टेबल है और टेबल को देखा, कलाकार ने उसका अनुकरण करके चीज़ें बना दी। तो जो कलाकृति हमारे पास में आई उसका एक रिश्ता उस टेबल से, उस यथार्थ वस्तु से है। तो आधुनिकतावाद में ये जो प्रस्तुतिकरण होता है, इस प्रस्तुतिकरण में ये अनुकरण यथार्थ रूप में यथार्थ का प्रतिबिंबन होता। लेकिन आधुनिकतावाद के सामने भी ये समस्या आई कि ये जो नया चिन्ह है ये अपने से बाहर किसी यथार्थ की अभिव्यक्ति नहीं कर पाते। टेबल बनी है तो ये तो टेबल है, लेकिन आपने कुछ अगर अजीब सी शक्ल बना दी तो उसका तो कोई रिश्ता ही नहीं है ना उससे, फिर आप उसको कैसे जोड़ेंगे? उस यथार्थ का क्या रिश्ता उस जो आपने चिन्ह बनाया? इसलिए चिन्ह बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको कहना इमेज, बिंब, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और उस बिंब का उससे कोई रिश्ता नहीं माना जाता है कि रिश्ता होना चाहिए। लेकिन उत्तर आधुनिकतावाद वालों का कहना है कि जो हम चिन्ह बनाते हैं, जो हम चित्र करते हैं, जो हमने जो कविता लिखी है, उसका बाहर के यथार्थ से कोई रिश्ता नहीं। उसका जो कुछ रिश्ता है वो अंदर से ही है, उसका स्वयं ही अपना रिश्ता है, दूसरों से, किसी बाहरी यथार्थ से नहीं होता। जैसे मान लीजिए आप उदाहरण आप देते हैं, चित्र बनाते हैं, मान लीजिए आपने तेल का चित्र बनाया, गाड़ी का चित्र बनाया, या खेल के किसी का, फुटबॉल का आपने चित्र बनाया, तो आपने फुटबॉल देख रहे। अब ये खेल का सामान बनाने वाली जो कंपनी है वो कंपनी अपना एक लोगो बनाती है, मार्क बनाती है, एक चिन्ह बनाती है, वो खेल के सभी सामानों पर लागू होता है। अब उस लोगो का कोई अर्थ नहीं होता, ये लोगो उत्तर आधुनिक है। आप जब खरीदने के लिए जाते हैं तो आप वो लोगो खरीदने के लिए जाते हैं कि इस चिन्ह वाला सामान हमको चाहिए, इस चिन्ह वाला कपड़ा हमको चाहिए। तो ये चिन्ह जो होता है ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन अब वो कहते हैं कि इस चिन्ह का यथार्थ से कोई संबंध नहीं। अब आप उस चिन्ह को लेकर के कंपनी कपड़ा बनाती है, या तेल की खोज करती है, या रासायनिक उर्वरक बनाती है, या कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक लिखती है, या छापती है, कुछ मीडिया कंपनी है, कुछ ही करती है, उसका कोई। तो ये जो लोगो है वो कहते हैं कि ये अपने आप में पूर्ण, न केवल लोगो। वो कहते हैं कि जो चित्र कथाएँ छपती है बच्चों की, फैंटम वाली और ये डिज्नीलैंड के जो चित्र होते हैं, तो उनसे आप वो किसी वास्तविक मनुष्य का प्रतिनिधित्व तो नहीं करते, वो अपने में ही होते हैं। तो जो उत्तर आधुनिकतावाद ने जो पहली बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि जो हम वर्णन करते हैं, जो हम चित्रण करते हैं, उसका उस मूल वस्तु से, यथार्थ वस्तु से कोई संबंध नहीं होता। उसका अपना नियम है, वो स्वयं अपने में जिम्मेदार है, दूसरों के प्रति जिम्मेदार नहीं है। इसी तरह से जो अलग अलग तरह के चित्र उत्तर आधुनिकता में आते हैं, जो चिन्ह अलग अलग आते हैं, उनका आपस में भी कोई रिश्ता हो, कोई जरूरी नहीं है। जैसे वो कहते हैं कि भवन मान लीजिए बनाया, कोई गोथिक आर्ट में मान लीजिए आपने भवन बना दिया, या रोमांटिक पीरियड का बना दिया, या आधुनिक काल का बना दिया, या ग्रामीण आपने एक झोंपड़ी बना दी, ये सारे जो है वो एक साथ आपने रख दिए और वो भवन हो गया। और वो भवन जो है उत्तर आधुनिक है। अब आपने चित्र बनाया, कभी कोई चीज़, कभी कोई चीज़, कभी कोई चीज़, ये सब आपने एक साथ रख दी और इनका आपस में कोई रिश्ता नहीं। तो ये फ्रेडरिक जेम्सन पर विचार करते समय ईरा चेरनस नामक एक विद्वान है, उन्होंने ये एक बात कही कि आप जो है ये देख रहे होते हैं, किताब है, मान एक पत्रिका निकलती है, तो पत्रिका में क्या होता है कि एक लेख है,
वो किसी फिल्म अभिनेता पे छपा हुआ, दूसरा लेख है वो फुटबॉल के खिलाड़ी पर लिखा हुआ, तीसरा जो है वो राजनेता पे लिखा हुआ, चौथा जो है गांव की गरीबी पे लिखा हुआ, पांचवा प्रदूषण पर लिखा हुआ, छठे में व्यंग रचनाएं हैं, सातवां जो है चित्रकथा है। अब कोई ये पूछे कि ये सारे क्यों एक साथ है और ये सब एक पत्रिका में, ये उत्तर आधुनिक है। नहीं तो क्या होगा, जो खेल की पहले पुराने जमाने में जो आधुनिकतावाद के समय में होता था, खेल की पत्रिका खेल की, साहित्यिक पत्रिका साहित्य की, आलोचना की पत्रिका उसमें सब आलोचना ही आलोचना आएगी, बाकी चीज़ें कुछ नहीं आएगी। लेकिन इसमें ये जो सब चीज़ें एक साथ रहती है, इनका आपस में कोई रिश्ता नहीं, और ये सब मिलकर के एक कोरस का निर्माण करती है, और सबकी अपनी एक आवाज़ है, और सब मिलकर के एक उत्तर आधुनिक समाज है। इसकी तरफ वो जोर देते हैं कि ये उत्तर आधुनिकता का एक बड़ा हिस्सा है। और इसीलिए ये जो चिन्ह है, ये न केवल अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, वरन उन चिन्हों ने हमारे ऊपर अधिकार कर लिया। मान लीजिए हम कपड़ा खरीदने के लिए जाते हैं, तो हम कपड़ा नहीं खरीदते और उस कपड़े की उपयोगिता भी नहीं देखते, हम तो वो चिन्ह देखते हैं कि ये है, तो उस चिन्ह से हम खुश हो जाते हैं। या मान लीजिए मीडिया की कोई नई चीज़ आई आपके सामने, तो आप उस चीज़ से उसका क्या उपयोग है ये नहीं देखते, ये देखते हैं कि हम बाजार की उन चीज़ों में हम भी शामिल हो गए। और इस तरह से ये उत्तर आधुनिक दुनिया का जो है वो निर्माण करते हैं, जो चिन्हों पर आधारित है और उसका अपना कोई अर्थ नहीं। ये जो विभिन्नता है, ये जो विभिन्नता दिखाती है, ये अंतहीन विभिन्नता है, अनेक प्रकार की विभिन्नताएं, एक नहीं है, और कि कहीं किसी जगह समाप्त हो जाएगी ये नहीं। और उसके पीछे हमारा ध्यान इस पे भी नहीं जाता कि ये अलग अलग चीज़ें क्यों हैं, बल्कि हमें ये लगता है कि अलग अलग चीज़ें हैं तो ये अच्छा है, और इस तरह से वो इसकी तरफ वो वर्णन करते हैं। वो टेलीविज़न का बहुत उदाहरण देते हैं कि मान लीजिए आप टेलीविज़न का कोई कार्यक्रम देख रहे होते हैं और पता चला कि किसी ने युद्ध का वर्णन आ रहा, युद्ध में बम गिरता है, मनुष्य मरते हैं, चीख पुकार होती है, परेशानी होती है। जीते में थोड़ी देर बाद पता चला कि हमारा कोई फिल्मी हीरो जो है वो कुछ बेचता हुआ, साबुन की टिकिया बेचता हुआ दिखाई दे जाता, और थोड़ी देर बाद में वो कुछ और करने वाला दिखाई दे जाता। जितने में कोई एक संगीतकार, कोई नर्तकी आ जाती है और नर्तकी जो है कुछ बताने लग जाती। तो ये जो चीज़ें हैं और ये सब मिलकर के हमको वो जो अर्थ है वो समाप्त हो जाता, और हमारे लिए वो युद्ध भी, उस युद्ध के साथ हम जुड़ ही नहीं पाते। हमारे लिए युद्ध भी वैसा ही है जैसा वो साबुन की टिकिया, हमने युद्ध को भी ऐसे ही अपने दिमाग में रजिस्टर किया है जैसे हमने साबुन की टिकिया को रजिस्टर किया। और इस तरह से हमारे मन में किसी भी प्रकार का कोई आंदोलन, कोई विचार, कोई भावनाएं हमारे मन में उठती ही नहीं, हम सिर्फ उस तथ्य की तरह से नोट करते हैं। और इसके कारण उत्तर आधुनिकता में किसी तरह के कोई क्रांतिकारी परिवर्तन और चेतना की कोई गुंजाइश नहीं होती, और हम बस होते हैं, हमारी चेतना नहीं होती। इस अर्थ में उत्तर आधुनिकता एक नए अर्थ को भी वो करती है। इसके कारण वो कहते हैं कि हमको किसी भी चीज़ से झटका नहीं लगता। जैसे मान लीजिए खलनायकों का वर्णन करते रहते हैं, तो खलनायक आता, आज इस तरह से उसने अत्याचार किया, दूसरा बिल्कुल नए ढंग से अत्याचार करता। तो जब नए ढंग से अत्याचार करता है तो हम उसकी तकनीक से खुश होते रहते हैं, तकनीक से प्रभावित होते रहते हैं, वाह क्या तरीका निकाला। उसमें हम ये नहीं देखते उसके भीतर जो मानवीय दर्द है, उस मानवीय दर्द हमारे पर संप्रेषित नहीं होता। हम उस तकनीक को, उस कला को, उस शिल्प को, उसकी तरफ देख करके हम मुग्ध होते रहते हैं, क्योंकि हमारे लिए वो चिन्ह मात्र है, हमारे लिए वो अर्थ नहीं है। इसलिए उत्तर आधुनिक आलोचकों ने, विचारकों ने कहा कि अर्थ का लोप हो गया, विषय का लोप हो गया, इतिहास का लोप हो गया। हम सोच ही नहीं पाते कि कैसे हमारा जीवन बना और बिगड़ा और कैसे हम हैं। और इस तरह टीवी में हम जब देखते हैं तो पूरी दुनिया का बहुत सारे चैनल हम एक साथ देखते रहते हैं, तो ये वंश जो समूह है वो हमारे सामने आता रहता। तो थोड़ी देर बाद में वो इतने चिन्ह हमारे मस्तिष्क में आते रहते हैं कि हमारा ये जो दिमाग है वो भी टेलीविज़न ही हो जाता। उसी तरह से हम चीज़ों को वापस प्रस्तुत करने लग जाते हैं और निर्वैयक्तिक रिश्ता हो जाता हमारा। हमको आवेग नहीं होता किसी चीज़ का, एकदम इम्पर्सनल तरीके से। और जिसे कहना चाहिए कि एक भीतर की आवाज़ है, एक सचमुच का सत्य है, वो भीतर की आवाज़ कुछ होती नहीं, जो कुछ आवाज़ होती है वो बाहर की आवाज़ होती है। इस तरह से ये उत्तर आधुनिक जो मानसिकता है वो मानसिकता हमारे मन को भी प्रभावित करती है। फिर हम रहते कैसे?
इसके लिए जेम्सन ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि हम तो ये जो पैकेज टूर होता है, एक यात्राओं को 20-150 यात्रियों को ले जाते हैं और दर्शनीय स्थानों को दिखाते जाते हैं, और हम वहाँ पर जाते हैं, एक फ़ोटो लेते हैं, अपना फ़ोटो खींचते हैं और कुछ जो सूचना पुस्तिका होती है उसको ले आते हैं और फिर हम वापस चले जाते हैं। उस स्थान से हमारा कोई संबंध नहीं होता। तो इस दुनिया की जितनी चीज़ें हमारे सामने आती है उन चीज़ों से भी हमारा कोई संबंध नहीं होता। हम एक यात्री की तरह आते हैं, जिसे कहते हैं पुराने ज़माने में सूने गर्रा पावना, ज्यों आया त्यों जाओ। जिस तरह से खाली जो सूना में घर है उसमें मेहमान जैसा आता है वैसे ही चला जाता है। इस दुनिया में भी मनुष्य मेहमान की तरह ही आता है, यात्री की तरह आता है। यात्री को वहाँ बसना नहीं, हमको भी इस दुनिया में रहना नहीं। हम तो आए, काम किया, चले गए। और वो तो कुछ लोग तो विश्वविद्यालय का भी उदाहरण देते हैं। आलोचकों ने कहा कि वो डिग्री लेते हैं, नंबर लिया पर और पढ़ लिए, किताब ली और अपना चले गए। या किसी बाजार में गए, सामान खरीदा और चले गए। घर में गए, सोए, खाए, पिए और दूसरे दिन काम पे चले गए। हर स्थान से आपका जो संबंध है, आपकी जो भावनाएं हैं वो नहीं जुड़ती, और एक बाहरी व्यक्ति की तरह से आप इस पूरे संसार में जी जुआ करके आप चले जाते हैं। अब यहाँ पर वो कहते हैं, इसके अलावा उनका कहना यह है कि जो वस्तुएं हैं, वस्तुओं की दुनिया है हर व्यक्ति, और इसलिए वो कहते हैं उत्तर आधुनिकता के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण होता है विज्ञापन। और विज्ञापन के लिए उन्होंने कहा कि आप विज्ञापन देखिए, 2 मिनट का विज्ञापन आता है और आपको अंत तक पता नहीं चलता कि ये विज्ञापन करने वाला क्रीम का विज्ञापन कर रहा है या साबुन का विज्ञापन कर रहा है या टोपी का विज्ञापन कर रहा है, आपको पता ही नहीं चलता। अंत में जाकर के पता चलता है कि अच्छा, ये फलां व्यक्ति या जो नायक है वो इस बात को बेचने के लिए आया। और हम ये कहते हैं कि जो विज्ञापन आता है बाद में दूसरे दिन हम भी जाते हैं और मॉल में जा कर के और हम वही चीज़ लेकर के आ जाते हैं, और जब हम वो चीज़ लाते हैं तो हम एक विश्वव्यापी जो अर्थव्यवस्था है उस विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था से जुड़ जाते हैं। इसलिए अब आजकल उत्तर आधुनिकता में उच्च संस्कृति और निम्न संस्कृति का भी कोई भेद नहीं रहा। जो भी सांस्कृतिक उत्पाद है वो बाजार में है और वो खरीदने और बेचने के लिए बना होता है, और आपके लिए वो एक उत्पाद है। इसलिए साहित्य भी उत्पाद है। साहित्य में भी जो बड़े लेखक होते हैं वो बड़ा लेखक इसलिए बड़ा नहीं होता है, वो बड़ा होता है या मौलिक है, इसलिए वो अधिक बिकता है। तो जब तक बिकता है तब तक वो बड़ा है, जिस दिन बिकना बंद हुआ उस दिन वो बड़ा नहीं रहा। तो ये जो सारा जो उत्पाद, सांस्कृतिक उत्पादन जो है, और जिसे अडोर्नो ने संस्कृति उद्योग की जो परिभाषा की थी, तो ये सारी दुनिया एक बाजार का है और संस्कृति भी बेचने और खरीदने के लिए आती। इसी तरह से बेचने खरीदने के लिए आती है। जिस तरह आप नहाने का साबुन खरीदते हो या तेल खरीदते हो या आप अपना कमीज खरीदते हो, टाई खरीदते हो, कुछ भी खरीदते हो सामान, उसी की तरह से आपने एक कलाकृति भी ले आए, आप एक वीडियो भी ले आए, आपने एक किताब भी ले, आपने अपने अलमारी के अंदर ड्राइंग रूम में आपने बैठक में उसको सजा दिया। तो ये जो चीज़ें हैं सब खरीदने बेचने से जुड़ी हुई है, और इसमें आगे तक कहीं पर भी कोई बाधा नहीं है। और ये बहुराष्ट्रीय निगमें जो है, इन बहुराष्ट्रीय निगमों ने सारे संसार को अपने अंदर समाहित कर दिया, और इसलिए कोई ऐसी चीज़ नहीं बची कि जो कोई दूरस्थ गांव की या किसी खास जगह की। मान लीजिए कोई कलाकार, कोई कारीगर अपने प्रांत में छोटी सी जगह पर कोई खिलौना बनाता है, वो खिलौना उठ करके मॉल में, मान लीजिए किसी छोटी सी जगह पे कि कोई कारीगर जो है खिलौना बनाता है और वो खिलौना खाली वही उसी जगह बनता है, वो खिलौना उठ करके और मॉल में आ जाता है और फिर वो बहुराष्ट्रीय निगम का वो भी एक हिस्सा बन जाता है। इसका एक और उदाहरण जेम्सन ने दिया कि मान लीजिए कोई गरीब आदमी है, गांव का, अनपढ़ है, कुछ पता नहीं है, ज़िंदगी शहर का कुछ मालूम नहीं है, वो जाता है एक दिन बाज़ार में और रेडियो खरीद करके लाता है। वो रेडियो में गाने सुनता है, समाचार सुनता है, सुनते सुनते बीच में वहाँ विज्ञापन आता, और विज्ञापन में जिन चीज़ों का विज्ञापन वो कर रहा होता है रेडियो, बाद में सुनने के बाद वो व्यक्ति वहाँ से फिर बाजार जाता, फिर शहर जाता और वहाँ से अपने लिए वही सब चीज़ें वापस खरीद करके ले आता। तो इस तरह सारी दुनिया के अंदर ये बहुराष्ट्रीय निगमों का जो उत्तर आधुनिकता का जो विमर्श है, वो उसने सारी दुनिया को बाजार बना दिया, सारी दुनिया को कंज्यूमर बना दिया, उपभोक्ता बना दिया। आपको सामान बेचना है और आपको सामान खरीदना है, और ये दुनिया बाजार की जगह है जहाँ पर सब चीज़ें खरीदी और बेची जाती है। ये उत्तर आधुनिकता का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। और जब आप, वो कहते हैं कि जब आप कोई चीज़ देख रहे होते हैं, मान लीजिए टेलीविज़न में देख रहे होते हैं, तो चीज़ें बदलती एक नई, और हर बार कुछ नया ही होता।
तो निरंतर नवीन ही चीज़ें बनी रहती। आज की ये ताज़ा खबर, सबसे महत्वपूर्ण जो खबर है वो आज हम दे रहे हैं। और इसलिए वो कहते हैं कि जो खबरों के चैनल है, जो विज्ञापन की बातें हैं, या कोई धारावाहिक है या फिल्म है, इन सब को देखो तो सबका जो वस्तु तत्व है वो एक ही तरह का होता है और वो बाजार की तरह, उत्पाद की तरह चीज़ों को खरीदने बेचने का काम करते हैं। तो जो चीज़ नई होती है वो दरअसल हर दिन नई होती, इसलिए शाश्वत नवीनता होती। जब कोई चीज़ शाश्वत नवीन है तो उसका तो कोई इतिहास ही नहीं होता। अप्सराएं शाश्वत सुंदर होती है, उनका इतिहास नहीं होता। मनुष्य का इतिहास होता है, जन्म लेता, बड़ा होता, बुढ़ा होता, मर जाता, उसका एक इतिहास होता है। लेकिन जो हमेशा नया है वो उसका कोई इतिहास नहीं होता। और हमारे जो सांस्कृतिक उत्पाद है ये हर दिन नया ही पैदा करते हैं, इसलिए ये नित्य नवीनता, ये इतिहास विरोधी धारणा है जो इस उत्तर आधुनिकता ने सबसे अधिक दी। हर दिन आपको बाजार में एक ही उत्पाद के नए नए संस्करण मिलते रहते हैं और आप उन नए संस्करणों के बाद हर बार लगता है कि ये चीज़ है वो नई है। तो आप कितनी नई होगी, कितनी पुरानी होगी, इस नए में हम कहाँ तक आए, इसके बारे में ये हमको नहीं बताता। तो ये जो उत्तर आधुनिकता है, जो उत्तर आधुनिकता मीडिया के द्वारा और सूचना प्रौद्योगिकी के द्वारा जो चिन्हों का व्यापार करना शुरू किया, जो लोगों का व्यापार शुरू करना किया, इसके कारण चीज़ों का अपना अर्थ ही समाप्त हो गया। हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उस चिन्ह के कारण खरीदते हैं, वो चिन्ह महत्वपूर्ण हो गया और इस चिन्ह के द्वारा हम इस बहुराष्ट्रीय दुनिया में प्रवेश करते हैं। और जब भी प्रवेश करते हैं हम एक तरह से उपभोक्ता की तरह प्रयास करते हैं। और उत्तर आधुनिकता वालों का तर्क ये है कि जब जब आप चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, जितना आप चीज़ों को खरीदेंगे, उतने ही ये जो व्यवस्था है ये व्यवस्था विकसित होती रहेगी, बनी रहेगी। इसलिए इस व्यवस्था के बीच में किसी परिवर्तन की गुंजाइश है, किसी नई बात की गुंजाइश है, इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता। इसका एक सांगोपांग लंबा विश्लेषण फ्रेडरिक जेम्सन ने अपने साहित्य चिंतन में किया और अपने समय की अन्य जो चिंतन प्रणालियां थी उन चिंतन प्रणालियों को बहुत गहरे से प्रभावित किया और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने जो परंपरागत मार्क्सवादी है उनका छोड़ा। उन्होंने बहुत चीज़ें विखंडनवाद की ग्रहण की, उन्होंने कई चीज़ें उत्तर संरचनावादियों की ग्रहण की, संरचनावाद की ग्रहण की। और इस पूरी जो व्यवस्था है, जो जिसे भूमंडलीय पूंजीवाद कहते हैं, जो बहुराष्ट्रीय निगमों का पूंजीवाद है, जिसे वो विलंबित पूंजीवाद कहते हैं, उसका एक सांस्कृतिक तर्क है उत्तर आधुनिकतावाद। इस सांस्कृतिक तर्क के द्वारा वो इस उत्तर आधुनिकतावाद को पुष्ट करते हैं और इस तरह से ये उत्तर आधुनिकतावाद के बड़े विश्लेषक और आलोचक के रूप में हमारे सामने फ्रेडरिक जेम्सन आते हैं। जितने व्यवस्थित रूप से जेम्सन ने उत्तर आधुनिकता का विश्लेषण किया है और उसके भीतर की बारीक चीज़ों का विश्लेषण किया, उतने बहुत कम चिंतकों और विचारकों ने किया है। और हमारे लिए, हमारे देश में चूंकि उत्तर आधुनिकता अभी उस रूप में नहीं आई, हमारे साहित्य चिंतन में भी उत्तर आधुनिकता इस रूप में नहीं आई, इसलिए हमें इस उत्तर आधुनिकता के स्वरूप और इसकी बातों को जानने के लिए फ्रेडरिक जेम्सन को पढ़ना और उनको जानना बहुत ज़रूरी होता है। हमारे आलोचना और विचारकों में आधुनिकतावाद तक की जानकारी है। आधुनिकतावाद पर हमारे यहाँ काफ़ी बहस है, काफ़ी किताबें भी है, लेकिन उत्तर आधुनिकता के विचार करने वाले बहुत कम विचारक हैं। और इसलिए हमारे विद्यार्थियों को इस उत्तर आधुनिक विमर्श को समझने के लिए फ्रेडरिक जेम्सन को जानने की बहुत ज़रूरत है। यदि उनके चिंतन को साहित्य की दृष्टि से देखें तो साहित्य भी उत्पाद है, और जब वो उत्पाद होता है तो नकली और असली माल का कुछ फर्क पता नहीं चलता और उसको हम स्वीकृति से देखते हैं। माने वो लेखक बड़ा है जिसको अधिक पुरस्कार मिला, वो लेखक बड़ा है जिसकी किताबें अधिक बिकती है और जिसकी अधिक चर्चा होती है, हम भी उसमें शामिल हैं। उसके महत्व से हमें कोई मतलब नहीं, हम उसकी पुस्तक को इसलिए नहीं पढ़ते कि हमें उसमें कुछ ज्ञान की प्राप्ति होती। हम सिर्फ ये देखते हैं कि इस चिन्ह से, इस प्रकाशक से, इस जगह से छपी हुई, यहाँ पर जो मीडिया में और पत्रकारिता में जिसकी चर्चा हुई है वो रचनाकार बड़ा है। और ये जो हम दूसरों की धारणाओं से प्रभावित होकर के जो काम करते हैं, जो बात करते हैं, अपना विचार बनाते हैं, ये सब विलंबित पूंजीवाद की देन है। जो विलंबित पूंजीवाद सिर्फ सामान बेचने में ही
काम नहीं आता, सांस्कृतिक उत्पाद भी बेचता है, और सिर्फ सांस्कृतिक उत्पाद ही नहीं बेचता, कविता कहानी भी बेचता है, उपन्यास भी बेचता है। और इसीलिए ये सब मिलकर के इस उत्तर आधुनिकता ने, इस उत्तर पूंजीवाद ने, इस विलंबित पूंजीवाद ने, बहुराष्ट्रीय निगमों का पूंजीवाद, जिसे आजकल भूमंडलीकरण का पूंजीवाद कहता है, इसको पुष्ट करने का काम करता है, इसको मजबूत करने का काम करता है। इस अर्थ में उन्होंने साहित्य की भी व्याख्या विश्लेषण किया है।